20 मार्च 2003 की रात व्हाइट हाउस में स्टाफ मेंबर्स तेजी से इधर उधर भाग रहे थे। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता एरी फ्लेशर को यह ऐलान करने के लिए कहा गया कि आधे घंटे बाद राष्ट्रपति देश के नाम संबोधन देंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति का देश के नाम संबोधन देना एक आम घटना है, मगर इतने शॉर्ट नोटिस पर कम बार ही ऐसा होता है और जब जब ऐसा होता है तब तब अमेरिका में बड़े फैसले लिए जाते रहे हैं। उस रात भी वैसा ही हुआ। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 4 मिनट में अपना संबोधन खत्म कर दिया, लेकिन इसमें जो बातें कही गई थीं वो अगले कई दशकों तक मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया की दशा और दिशा तय करने वाला था। बुश ने कहा था, अमेरिका और गठबंधन देशों की सेनाओं ने मिलकर इराक को हथियार मुक्त करने, इराकी जनता को आज़ाद कराने और दुनिया को एक बड़े खतरे से बचाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हमारे मन में इराकी नागरिकों, उनकी महान सभ्यता और उनकी धार्मिक आस्था के प्रति सम्मान है। खतरे को मिटाने और देश का नियंत्रण वाजिब लोगों के हाथों में देने के अलावा हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। संबोधन के अंत में बुश बोले, हम इस मुश्किल समय को पार कर लेंगे और शांति के लक्ष्य की तरफ बढ़ जाएंगे। हम अपनी आज़ादी की रक्षा करेंगे, हम दूसरों के लिए आज़ादी लेकर आएंगे, हम विजयी होंगे। मे गॉड ब्लेस आवर कंट्री एंड ऑल दोज हु डिफेंड हर। जिस समय बुश अपना संबोधन खत्म कर सोने की तैयारी करने जा रहे थे, उस समय इराक में भोर हो चुकी थी। उस रोज मुर्गे की बांग एयर रेड सायरन की तेज आवाज के नीचे दब गई थी। सद्दाम हुसैन की कुर्सी छोड़ने के लिए मिली डेडलाइन खत्म हो चुकी थी। सद्दाम ने टीवी पर बुश को बुरा भला कहा। उसने ये भी कहा कि इराक की फौज सामना करने के लिए तैयार है। खैर, युद्ध शुरू हो चुका था। शुरुआती दिनों में ही सद्दाम और उसके वफादार राजधानी छोड़कर भाग गए। 9 अप्रैल को राजधानी बगदाद के फिरदौस चौक पर लगी सद्दाम की आदमकद मूर्ति गिरा दी गई। ये सद्दाम युग के अंत का संकेत था। 1 मई 2003 को एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर सवार होकर बुश ने कहा, मिशन पूरा हुआ। लेकिन क्या सच में मिशन पूरा हो चुका था? कतई नहीं। असल में ये इराक में खूनी अशांति और तबाही के युग की शुरुआत थी, जिसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या सद्दाम का शासन इससे बेहतर था। अमेरिका को इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। जनवरी 2004 में WMD को खोजने का काम बंद कर दिया गया। 2005 में प्रेसिडेंशियल कमीशन ने माना कि इराक युद्ध से पहले WMD को लेकर मिली इंटेलिजेंस रिपोर्ट में रत्ती भर की सच्चाई नहीं थी। लेकिन तब तक चिड़िया खेत चुक चुकी थी। लाखों की संख्या वाली इराकी आर्मी सड़कों पर थी। उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। उनके पास हथियार थे, प्रशिक्षण था, मगर उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही समय में इराक में शिया सुन्नी दंगे शुरू हो गए। आतंकी संगठन अल-कायदा ने शियाओं, उनके धार्मिक स्थलों और विदेशी सैनिकों और नागरिकों को निशाना बनाना शुरू किया। इन सबके बीच शियाओं के एक नेता का उभार हुआ। उसका नाम था मुक्तदा अल सद्र। कहा जाता है जब सद्दाम को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, तब वहां मौजूद लोगों ने सद्दाम को चिढ़ाने के लिए मुक्तदा अल सद्र के नारे लगाए थे। मुक्तदा अल सद्र वो जिसके पिता को सद्दाम की आलोचना करने के लिए मार डाला गया था। कालांतर में उसने अपने पिता की विरासत संभाली, अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ी, फिर इराक की राजनीति के किंग मेकर बने। उसके बाद प्रधानमंत्री बनने की कगार पर पहुंचे। बन नहीं पाए तो अपने सांसदों से इस्तीफा दिलवा दिया। मुक्तदा अल सद्र की कहानी हम दुनियादारी में आपको पहले भी सुना चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर अल सद्र की चर्चा आज क्यों? दरअसल मुक्तदा अल सद्र ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उनके ऐलान के बाद पूरे इराक में हंगामा मच गया है। अल सद्र के समर्थकों ने गवर्नमेंट पैलेस पर कब्जा कर लिया। वे ग्रीन जोन में घुस गए। सेना की गोलीबारी में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से अधिक लोग घायल हैं। देश भर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हिंसा के बीच अल सद्र भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक हिंसा नहीं रुकेगी तब तक वे अन्न का एक टुकड़ा ग्रहण नहीं करेंगे। आज हम जानेंगे मुक्तदा अल सद्र ने राजनीति से संन्यास क्यों लिया, अल सद्र के समर्थक गवर्नमेंट पैलेस में क्या कर रहे थे और इराक की राजनीति में आगे क्या क्या हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज हम इराक में मचे राजनीतिक भूचाल की कहानी आपको सुनाने वाले हैं। पहले एक रिकैप कर लेते हैं।
19 फरवरी 1999 की तारीख को इराक के नजफ में एक काफिले पर हमला हुआ। इसमें शिया धर्मगुरु अयातुल्लाह मोहम्मद सादिक अल सद्र और उनके 2 बेटों की मौत हो गई। हमले में सद्दाम का नाम सामने आया। सद्दाम ने सफाई दी, कहा हम नहीं थे, विदेशी साजिश थी, लेकिन पता सबको था इस हत्या के पीछे कौन है। दरअसल सद्दाम हुसैन सुन्नी मुसलमान था। 1980 के दशक में ईरान के साथ हुए युद्ध के बाद वो शिया समुदाय से नफरत करता था। ईरान में शिया बहुसंख्यक थे। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद सत्ता उनके कब्जे में आ गई थी। सद्दाम को ये डर था कि इराक के शिया ईरान के साथ मिलकर उसकी कुर्सी खिसका सकते हैं। इसी डर में वो शिया लीडर्स को निशाना बना रहा था। इसी क्रम में मोहम्मद सादिक अल सद्र की भी हत्या हुई थी। मुक्तदा अल सद्र उन्हीं सादिक अल सद्र के बेटे हैं। अब थोड़ा इराक का भूगोल समझ लेते हैं। इराक मध्य पूर्व एशिया में पड़ता है। ईरान, जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरब, तुर्की और कुवैत इसके पड़ोसी हैं। इराक की आबादी लगभग 4 करोड़ है। लगभग 97% आबादी इस्लाम मानती है। इनमें से 55 से 60% आबादी शिया है, 30% सुन्नी है और कुर्दों की संख्या 10 से 15% के बीच है। इसे आपको इराक की राजनीति में शियाओं का प्रभाव समझ आ गया होगा। बहुसंख्यक होने के बावजूद सद्दाम हुसैन ने शियाओं को दबा कर रखा। उसके राज में शिया मुसलमानों को पर्याप्त बुनियादी अधिकार तक नहीं दिए गए थे। इसलिए सद्दाम के तख्ता पलट के बाद जब 2005 में इराक का नया संविधान बना, उसमें यह व्यवस्था की गई कि हर तबके को पर्याप्त अधिकार दिए जाएं। नए संविधान में तय किया गया कि देश का राष्ट्रपति कुर्द होगा, संसद के स्पीकर का पद सुन्नियों को मिलेगा और सरकार का मुखिया यानी प्रधानमंत्री शिया होगा। अब इराक की संसद के बारे में भी जान लीजिए। इराक में एक सदन वाली व्यवस्था होती है। भारत की तरह लोकसभा और राज्यसभा नहीं है। वहाँ सिर्फ काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, जिसे भारत की लोकसभा समझ लीजिए। कुल सदस्यों की संख्या 329 है। ये आम चुनाव में जनता के वोट से चुने जाते हैं। संसद के 2/3 सदस्य जिसका समर्थन कर दें वो राष्ट्रपति बनता है। प्रधानमंत्री के लिए साधारण बहुमत यानी 165 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। इसके लिए पार्टियां आपस में गठबंधन भी कर सकती हैं। इराक में पिछला आम चुनाव अक्टूबर 2021 में हुआ था। इसमें मुक्तदा अल सद्र की सदरी मूवमेंट सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उन्हें 73 सीट हासिल हुए थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उनके पास बहुमत नहीं था। उन्होंने गठबंधन बनाकर बहुमत जुटाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। आखिरकार जुलाई 2022 में उन्होंने फतवा जारी किया। इसमें उन्होंने अपने सभी सांसदों को इस्तीफा देने के लिए कह दिया। उनके आदेश पर सदरी मूवमेंट के सभी 73 सांसदों ने अपना पद छोड़ दिया। इसके बाद बाकी शिया पार्टियों में नए सिरे से बातचीत होनी शुरू हुई। एक गठबंधन तैयार हुआ। उसका नाम रखा गया कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क। इस नए गठबंधन को ईरान का समर्थन हासिल था। दरअसल इराक की लगभग सभी शिया पार्टियों को ईरान का समर्थन है, एक को छोड़कर सदरी मूवमेंट। हालांकि हमेशा से ऐसा नहीं था। अल सद्र अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले शुरुआती लोगों में से एक था। उसका खौफ इतना था कि अमेरिका ने उसकी मेहदी आर्मी को इराक की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा घोषित कर दिया था। अमेरिका ने उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने की कसम खाई थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अमेरिका से जंग के दौरान ईरान ने अल सद्र की भरपूर मदद की थी। 2006 से 2008 के बीच इराक में सांप्रदायिक लड़ाई होनी शुरू हुई। इस दौरान अल सद्र की मेहदी आर्मी पर टारगेट किलिंग्स के आरोप लगे। 2008 में इराक के प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी ने मेहदी आर्मी को ध्वस्त करने का आदेश दिया। उसी साल अल सद्र ने अपना प्लान बदल दिया। उन्होंने कहा कि मेहदी आर्मी का स्वरूप बदला जा रहा है, अब ये सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन के तौर पर काम करेगा। इसके बाद मेहदी आर्मी का नाम बदलकर पीस ब्रिगेड्स कर दिया गया। संगठन का चाल चरित्र बदलने के बाद अल सद्र राजनीति में आ गए। उन्होंने इराक को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का वादा किया। जल्दी ही उन्हें पूरे इराक में समर्थन मिलने लगा। 2011 में अमेरिका ने इराक में अपना मिशन खत्म कर दिया। हालांकि उनके 2500 सैनिक एहतियात के तौर पर बने रहे। इसके बाद इस्लामिक स्टेट का उदय हुआ। उस समय भी अल सद्र की मिलिशिया ने IS के खिलाफ मोर्चा संभाला था। फिर आया साल 2016। अल सद्र के समर्थक संसद में घुस गए। उनका आरोप था कि सरकार राजनीतिक सुधार के नाम पर अपने लोगों को फायदा पहुंचा रही है। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, नई कैबिनेट बनाई गई। तब जाकर अल सद्र के समर्थकों ने धरना खत्म किया। जिस सरकार के खिलाफ अल सद्र प्रोटेस्ट कर रहे थे उसे ईरान का समर्थन था। धरने के दौरान ईरान के खिलाफ नारे भी लगाए गए थे। इससे ईरान नाराज हुआ। 2018 के बाद से अल सद्र और ईरान के बीच तल्खियां बढ़ने लगी थीं। ईरान की मीडिया में उनके खिलाफ काफ़ी लिखा जाने लगा। ईरान सरकार के मंत्री अल सद्र को काबू में रहने के लिए कहने लगे, लेकिन अल सद्र नहीं डिगे। उनका कहना था कि इराक ईरान और अमेरिका के प्रॉक्सी
वॉर का अड्डा बनकर रह गया है। वो इराक को तेहरान या वॉशिंगटन के हाथों की कठपुतली नहीं बनने देंगे। इराक में मुक्तदा अल सद्र ऐसे नेता के तौर पर उभरे जो एक साथ ईरान और अमेरिका की मुखालफत कर रहे थे। ईरान का विरोध बाकी शिया संगठनों को रास नहीं आ रहा था, लेकिन जनता का बड़ा धड़ा अल सद्र के साथ जुड़ने लगा था। इसी की बदौलत सदरी मूवमेंट अक्टूबर 2021 में हुए चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आई तब गठबंधन की जरूरत महसूस हुई। 8 महीनों तक चली कशमकश के बाद भी सदरी मूवमेंट बहुमत नहीं जुटा पाया। फिर उनकी पार्टी के सभी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। तब कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क नाम का नया गठबंधन बना। इसमें ईरान की चलने वाली थी। इराक में प्रधानमंत्री से पहले राष्ट्रपति का चुनाव होना जरूरी है। ये हो पाता उससे पहले ही अल सद्र के समर्थकों ने संसद में डेरा जमा लिया। अल सद्र के कहने पर उनमें से बहुत से लोग वापस लौट गए, लेकिन एक धड़ा टेंट जमाकर बैठा रहा। वे नए चुनाव कराने और संसद को भंग करने की मांग करते रहे। इस जमावड़े की वजह से संसद की कार्यवाही शुरू नहीं हो सकी, जिसके कारण राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव पर डेडलॉक बना रहा। ये सब चल ही रहा था कि 29 अगस्त को मुक्तदा अल सद्र ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने कहा कि वो हमेशा के लिए राजनीति छोड़ रहे हैं। अल सद्र ने यह भी ऐलान किया कि सदरी मूवमेंट से जुड़े सभी संस्थानों पर भी ताला लगा दिया जाएगा। कहने का मतलब ये कि अल सद्र राजनीतिक जीवन को अलविदा कह रहे हैं। अल सद्र के ट्वीट के तुरंत बाद उनके हजारों समर्थक ग्रीन जोन में घुस गए। ग्रीन जोन बगदाद का सबसे सुरक्षित इलाका है। इस इलाके में बहुत सारी सरकारी इमारतें, प्रेसिडेंशियल पैलेस है, देशों के दूतावास हैं, मंत्रालय आदि भी हैं। प्रोटेस्टर्स की भीड़ ने सबसे पहले धावा प्रेसिडेंशियल पैलेस पर बोला। उन्होंने अंदर घुसकर स्विमिंग पूल और दूसरे संसाधनों पर कब्जा कर लिया। प्रेसिडेंशियल पैलेस एक समय सद्दाम हुसैन का आधिकारिक घर हुआ करता था। इराक वॉर के दौरान ये गठबंधन सेनाओं का हेडक्वार्टर बना। बाद में इसका इस्तेमाल कैबिनेट की मीटिंग्स के लिए किया जाने लगा। प्रोटेस्टर्स ने बसरा शहर के पास एक बंदरगाह का कामकाज भी रोक दिया। इसके अलावा कई जगहों पर सेना के साथ उनकी मुठभेड़ भी हुई। इस मुठभेड़ में कई लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हैं। 29 अगस्त को शाम 7 बजे इराकी सेना ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू अनिश्चितकाल के लिए लगाया गया है। हिंसा पर अल सद्र का बयान भी सामने आया। उन्होंने अपने विरोधियों की निंदा की। उन्होंने लोगों के गुस्से को नजरअंदाज करने के आरोप लगाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल सद्र ने भूख हड़ताल का भी ऐलान किया है। ये भूख हड़ताल हिंसा खत्म होने तक जारी रहेगी। अब सवाल ये आता है कि अल सद्र के राजनीति छोड़ने के मायने क्या हैं? इसे ईरान की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। अगर अल सद्र गए तो इराक की राजनीति पर ईरान का एक छत्र राज होगा, लेकिन इसकी संभावना कम ही है। जानकारों की माने तो अल सद्र इससे पहले भी कई बार राजनीति को अलविदा कह चुके हैं, मगर हर बार वो वापस अवतार ले लेते हैं। ऐसा अक्सर चुनाव के ठीक पहले होता है। मुक्तदा अल सद्र पुरानी परंपरा को फिर से दोहराएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। वैसे भी अल सद्र ने सालों की मेहनत के बाद इराक की राजनीति में अपनी पहचान बनाई है। वो इसे इतनी आसानी से तो नहीं ही छोड़ेंगे। हालिया ऐलान को सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है। इराक के ताज़ा हालात क्या हैं? मुक्तदा अल सद्र की अपील के बाद उनके समर्थकों ने ग्रीन जोन को खाली करना शुरू कर दिया है। सेना ने देश भर में लगा कर्फ्यू भी हटा लिया है। हिंसा के दूसरे दिन मरने वालों की संख्या 30 के पार पहुंच गई। 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हिंसा के बीच ईरान ने इराक से लगी अपनी सीमा बंद कर दी है, साथ ही फ्लाइट्स भी रोक दी हैं। इराक की सुप्रीम कोर्ट संसद को भंग करने की याचिका पर सुनवाई कर रही है। शूट होने तक इस मामले में कोई बड़ा फैसला नहीं आया है। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे उन्हें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों पर चलते हैं। पहली सुर्खी पाकिस्तान से है। इन दिनों पाकिस्तान बाढ़ के कहर से जूझ रहा है। देश की 15% आबादी सीधे तौर पर बाढ़ से प्रभावित हुई है। 29 अगस्त की दुनियादारी में आपने पाकिस्तान में आई बाढ़ को विस्तार से समझा। एक्सपर्ट ने वजह भी बताई। आज अपडेट्स जान लेते हैं। पाकिस्तान में बाढ़ से लगभग 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ये पाकिस्तान की कुल जीडीपी का 3% है। सिंध में सबसे ज्यादा बारिश और तबाही हुई है। अकेले सिंध में लगभग 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान की बाढ़ पर पूरी दुनिया से प्रतिक्रिया आ रही है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने सहानुभूति जताई है। भारत ने मदद की पेशकश भी की है। यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान के लिए $160 मिलियन की फ्लैश अपील जारी की है। फ्लैश अपील क्या होती है? यूएन इस तरह की अपील किसी आपातकाल की स्थिति में जारी करता है। इसमें यूएन दुनिया भर के देशों और इंटरनेशनल डोनर से दान की अपील करता है। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी अंगोला से है।
सदर्न अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में एक देश पड़ता है अंगोला। हाल ही में अंगोला में चुनाव हुए, चुनाव के नतीजे सामने आए, फिर हारी हुई पार्टी ने चुनावी नतीजों को खारिज कर दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने पीपुल्स मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ अंगोला को विजेता घोषित कर दिया। MPLA पार्टी 5 दशक से अंगोला पर राज कर रही है। राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको फिर से शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी को करियर के सबसे मुश्किल चुनाव का सामना करना पड़ा। चुनाव में MPLA की मुख्य विपक्षी पार्टी यूनिटा को इस बार 44% वोट मिले हैं, वहीं MPLA को 51.2% वोट मिले। दरअसल अंगोला पिछले कुछ वक्त से गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहा है, इसके लिए MPLA की आलोचना भी होती रही है। इसी वजह से इस बार के चुनाव में यूनिटा को जनता का जमकर समर्थन भी मिला, लेकिन अंतिम परिणाम MPLA के पक्ष में ही रहा। अंगोला 1975 में पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था, तभी से सत्ता की कमान MPLA के हाथों में रही है। आज़ादी के तुरंत बाद देश में सिविल वॉर शुरू हो गया था, ये 2002 तक चला। फिर दोनों पार्टियां चुनावी मैदान में एक दूसरे की प्रतिद्वंदी बन गईं। देश दुनिया की बाकी हलचलों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।